हम लोगों ने इसी टॉपिक पे हमको चर्चा करना था, है ना। इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो सैटरडे को क्लास किया था उसमें क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने आंसर के बारे में देख लिया था, यानी हमारा पहला सेक्शन ख़त्म हो गया था। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कौन सा रेशम, हम देखेंगे डब्लू का। डब्लू का मतलब होता है यहाँ पर राइटिंग, है ना। क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, राइटिंग बोलते हैं इसको। अब यहाँ देखो कि राइटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखन। क्या बोलते हैं, लेखन। ठीक, हिंदी में क्या होता है कि जो भी टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी लेखन शैली कैसी है, लेखन शैली कैसी है। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम लेखन शैली की बात करते हैं, सारे बच्चे हम समझो ध्यान से, जब भी हम लेखन शैली की बात करते हैं तो हम केवल राइटिंग की बात नहीं करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, उसके साथ में स्टाइल की भी बात करते हैं। यानी लेखन शैली का क्या मतलब हुआ नीजिए, राइटिंग स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको, राइटिंग स्टाइल। ठीक, अब देखो, जब तुम्हारा स्टाइल, जब आपका स्टाइल, आप इसमें 100% क्या हो जाते हैं, एक्यूरेसी आपको मिल जाता है। यानी जब आप स्टाइल में क्या होते हैं, हाँ दक्षता भी नहीं बोलते हैं, यानी आप अपने राइटिंग में जब 100% आउटपुट दे देते हैं तब यही वर्ड क्या कहलाता है, राइटिंग स्किल कहलाता है, राइटिंग स्किल कहलाता है। यानी रश्मि केसरी हमको क्या करना होगा, एक स्किल को प्राप्त करने के लिए हमको पहले क्या जानना होगा, स्टाइल जानना होगा। मतलब क्या हुआ कि राइटिंग को यानी लेखन को, लिखने की विधि को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसमें और क्या क्या एडिशन करके हम लिख सकते हैं। ठीक, चलो इतना तो समझ में आ गया सारे बच्चों को कि लेखन शैली और लेखन में अंतर होता है और लेखन दक्षता में अंतर होता है। फिर से हम दोहरा देते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझो यहाँ पर। पहला वर्ड होता है लेखन, दूसरा वर्ड होता है लेखन शैली, है ना, और तीसरा वर्ड होता है लेखन दक्षता। यह जो वर्ड होता है यह बहुत मतलब बच्चों में तो कम ही होता है, यह ज़्यादातर होता है राइटर के पास। जो भी लेखक होते हैं बड़े बड़े, हिंदी के हों, संस्कृत के हों, है ना, यानी ऑथर भी इसको कहते हैं, तो ऑथर के पास में राइटिंग स्किल्स होता है ना। यानी जो भी राइटर होगा वो अगर अच्छा राइटर होगा तो बिना कॉपी पेस्ट किया होगा तो वो अच्छा लिख सकता है। क्यों, क्योंकि उनको पता होता है कि हमको कौन सा वर्ड कहाँ जोड़ना है। इसी एडिशन के बारे में हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो डिस्कस करेंगे क्या कि जो हमारा राइटिंग होगा वह राइटिंग किस पर डिपेंड करता है। यानी हिंदी में लिख देते हैं कि यह किस पर निर्भर करता है। जब तक आप यह नहीं जानिएगा कि हमारा राइटिंग किस पर डिपेंड करता है तब तक आपका राइटिंग सीखने का मतलब क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहला क्या डिपेंड करता है, सबसे डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नॉलेज को ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है, साधारण सा बात, साधारण चीज़ें। ज्ञान का मतलब होता है कि जिसमें कि हमको हल्का फुल्का जानकारी हो, उसी को ज्ञान बोलते हैं। तो अगर आप राइटिंग करने जा रहे हैं, सारे बच्चे समझो ध्यान से, नुसरत परवीन, अगर तुम राइटिंग करने जा रही हो तो सबसे पहले तुमको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का, जिस विषय में तुमको लिखना है उसका। देखो पहला तो हो गया हमारे पास में, यानी अगर नुसरत के पास क्या है, नॉलेज है, तो वह क्या होगा, अच्छा राइटर नहीं हो सकती, अच्छा वो लेखन नहीं कर सकती। उसके लिए दो चीज़ चाहिए। यानी एक अच्छा राइटिंग के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे राइटर हो या फालतू आदमी हो, उनको दो चीज़ चाहिए होता है। पहला क्या होगा नुसरत, पहला तो हो जाएगा नॉलेज, और दूसरा हो जाएगा हमको एबिलिटी टू एक्सप्रेस। समझी रश्मि केसरी, बच्चा इसी पर फंसता है। इसको क्या बोल रहे हैं हिंदी में, हाँ इसको बोलेंगे हम लोग व्यक्त करने की क्षमता। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है राकेश कुमार क्या, एबिलिटी टू एक्सप्रेस का। यानी इफ यू हैव नॉलेज एंड यू मस्ट हैव टू एबिलिटी टू एक्सप्रेस, then you can write a good and perfect answer for your BPSC मेंस क्वेश्चंस। समझिए केसरी, एकदम सिंपल सा बात है। अब समझो ध्यान से,
कि नॉलेज है वो नॉलेज तुमको कहाँ से आएगा? सिंपल सा बात है क्या कि तुमको आएगा स्टडी से। स्टडी में क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? किसी का यूट्यूब वीडियो नहीं देखना बल्कि रीडिंग करना। रीडिंग करना यानी किसका? एक अच्छी किताब को पढ़ना। जब तुम किसी अच्छी किताब जैसे एनसीईआरटी हो गया, बीटीबीसी हो गया, उसके बाद कि आईसीएसई का बुक हो गया या कोई सेंट्रल बुक्स हो जाते हैं किसी अच्छे पब्लिकेशन का, जब वो तुम किताब पढ़ती हो या उसका अध्ययन करती हो तब तुमको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। जैसे मान लो नुसरत, तुम बीपीएससी का मेंस दे रही हो, तुमसे पूछा कि पाल कला के बारे में बताओ, तुमको पता नहीं कि पाल कला क्या होता है, कैसे तुम लिख पाओगे? यानी तुम्हारे पास क्या है? ज्ञान नहीं है। लेकिन तुमको पता है कि अगर हमको जो चीज़ आता है वो तो हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन तुमको जब नॉलेज नहीं तो तुम कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे? यानी तुमको ज्ञान भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू एक्सप्रेस भी होना चाहिए। समझे? अब देखो, ये तो खैर इसका कोई उपाय नहीं, इसका बस तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। समझना ध्यान से, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं होगा। इसके देखो सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। देखो 8 साल के बाद रिजल्ट दिया है बिहार एसएससी वाला, जिनका हुआ कितना खुश है सब लोग। अगर हर बात तो मामला खराब हो जाता है, लेकिन रिजल्ट दिया ना उसका, तो उसी पर संतोष रखना पड़ेगा सारे बच्चों को मेंस के लिए। ऐसा नहीं कि तुरंत हम 2 महीने में पूरा 31 मार्क खा बन जाए, नहीं, प्रैक्टिस से तुमको राइटिंग आएगा, स्किल आएगा। ठीक, यानी तुमको स्टडी करना ही करना है। किसका? बुक्स का। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एबिलिटी टू एक्सप्रेस, यानी हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं। एक्सप्रेस हम तब ना कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो? हमारे पास ग्रामर का अच्छा नॉलेज हो, हमारे पास पंचुएशन मार्क्स कहाँ लगाना है उसका हमको नॉलेज हो। ठीक, देखो यानी एबिलिटी टू एक्सप्रेस के लिए क्या करना होगा? देखो समझो ध्यान से, यानी एबिलिटी टू एक्सप्रेस के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्टर होता है? सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है हमारा ग्रामर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। ठीक, सेकेंड होता है पंचुएशन। हिंदी वाले बच्चे समझो ध्यान से, कहाँ हमको कॉमा का यूज करना है, कहाँ हमको पूर्ण विराम का यूज करना है, कहाँ हम इसको अंग्रेजी में एप्सिलॉन बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या इसको विस्मयादि बोलते हैं, कहाँ हमको विस्मयादि बोधक का यूज करना है, कहाँ हमको दिख रहा है सारे बच्चों को, कहाँ हमको इस सिंबल का यूज करना है, कहाँ हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है, कहाँ हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है, कहाँ हमको अंडरलाइन का यूज करना है, कहाँ हमको ब्रैकेट का यूज करना है, ब्रैकेट यानी बीच में लिख दिए हैं, है ना, कहाँ हमको बड़ी कोष्ठ का यूज करना है। मेंस में जब इसी को पंक्चुएशन बोलते हैं, तो जब तक आप इन सारे चीज़ों का यूज नहीं करना सीखेंगी, हिंदी का बच्चा तो ऐसे ही तहस नहस किया हुआ है, अंग्रेजी का बच्चा तो ठीक इंग्लिश मीडियम में कुछ घस तो नंबर मिलता है, लेकिन हिंदी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इन सारे चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। बीपीएससी पागल थोड़े है कि हिंदी का पेपर मेंस में लिखवाता है 30 नंबर क्वालिफाई वाला, कहाँ लेगा वो जांचने के लिए। आई बात समझ में नुसरत? यानी तुमको देखो एबिलिटी तुमको कब डेवलप होगा? जब तुमको ग्रामर, जैसे बताओ तो जैसे बोलते हैं ना कि लड़की के लिए बोलते हैं कि वह पानी पीती है, लड़का के लिए बोलते हैं पानी पीता है ना, एक ग्रामीण के लिए हमने शुद्धता यूज किया। तो तुमको ऐसे बहुत सारे तुमको जेंडर मिलेंगे हमारे यूनिवर्स में, जिसके लिए तुमको कहाँ स्त्रीलिंग वर्ड का यूज करना है, कहाँ तुमको पुल्लिंग वर्ड के लिए यूज करना है, कहाँ तुमको एक नपुंसक लिंग भी होता है, बहुलिंग कौन कौन होता है, कहाँ तुमको उन लिंगों का यूज करना है। सब महत्वपूर्ण होता है किसमें? एक आंसर राइटिंग करने में। ठीक, अब देखो इतना तो हो गया। फिर देखो, फिर अब हमको सबसे तीसरा महत्वपूर्ण क्या होता है? स्पेलिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग को ये जो चीज, हाँ, उच्चारण। उच्चारण, अब देखो उच्चारण का मतलब क्या होता है कि जैसे हम तो बोलते हैं ना पानी, पानी, जैसे तालु से कभी बोलते हैं, कभी कंठ से बोलते हैं, तो ये तो हो गया उच्चारण का। लेकिन स्पेलिंग का मतलब होता है क्या कि हम जो राइट कर रहे हैं उस राइट करने में हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हड़बड़ी में, उसी को बोलते हैं क्या रेशमराज, हमको स्पेलिंग हमको कैसा होगा। जैसे देखो कई बार हड़बड़ी में क्या करते हैं हम लोग, भारत लिखते हैं ना, हड़बड़ी में बच्चा क्या लिखता है? भारत लिख देता है। जब मेंस दोगे इतना टाइम का प्रेशर रहेगा, तुमको गड़बड़ हो ही जाएगा। ये तुमसे गलती तब होगा जब तुमको पास प्रैक्टिस नहीं की होगी, तब प्रैक्टिस करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो स्पेलिंग का क्या करना है? आप पर वर्क करना है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण आता है लास्ट में, यहाँ दिख रहा है वर्ड चॉइस। क्या नाम है?
नेहा धुपिया बोलती है ना, इट्स हर चॉइस। उसी प्रकार से मेंस आंसर में हमको क्या करना होता है विक्की, वर्ड चॉइस यानी शब्द चयन। हमको क्या करना होता है, शब्द चयन पर, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखो अपने अभी हम क्लास करवा रहे हैं साइंस टेक का, तो कोई बच्चा बताया था कि बायोटेक का कीटनाशक का दुष्प्रभाव बताओ, तो पल्लवी थी वो लिखती है कि हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है ना, हमारे शरीर पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। हम बार बार कहते हैं बुरा जो यूज होता है ना वो न्यूज़पेपर वाला यूज़ करता है, ये खाटी देहाती यूज करता है। हम क्या बोल सकते हैं कि कीटनाशक का हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी हम क्या करेंगे, इस बुरा को प्रतिकूल से प्रतिस्थापित कर देंगे। ये कितना सुंदर वर्ड हो गया, बताओ तो। अगर तुम मेंस में लिखती हो बुरा, लिखो प्रतिकूल, तो दोनों में कितना अंतर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, वर्ड का चयन। ठीक, अब देखो ये तो खैर सिंपल बात हो गया। जब हम मेंस का पेपर लिख रहे होते हैं आरती, तो मेंस के पेपर में वर्ड का चयन किस पर डिपेंड करता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको एरो निकाल लो, यानी वर्ड चॉइस किस पर डिपेंड करेगा बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक, अब बताओ, हम कल डिस्कस किए थे ना इस टॉपिक पर कि प्रश्न के अनुसार क्या क्या होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझो ध्यान से, बहुत आसान चीज़ है। देखो जैसे मान लो दो लड़का हमारे क्लास में है, मान लेते हैं एक का नाम है रवि, दूसरा का नाम है निजेश। ठीक, दो बालक अभी हैं, है ना। अब देखो जैसे रवि को क्या रवि और निजेश दोनों को हमने कहा क्या कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखो। अपने क्या करना है, पापा को और एक अपने अध्यापक को पत्र लिखो, अध्यापक को पत्र लिखो। समझो ध्यान से, बहुत बारीक चीज़ है, लेकिन खेल यहीं से होता है मेंस की शुरुआत का। इन दोनों बच्चों को हमने कहा कि तुमको दो पत्र लिखना है, एक पापा को लिखना है, एक अध्यापक को लिखना है। ठीक, अब जब समझो ध्यान से कि शब्द चयन कैसे होता है। दोनों बच्चों ने पापा के लिए क्या है सबसे पहले यूज करते हैं, लिखते हैं ना, पूजनीय पिताजी, पिताजी सादर प्रणाम, लिखते हैं ना। कितना कभी लेटर लिखे हो पापा साहब को, नहीं लिखे हो, हम लिखे थे जब हॉस्टल में पढ़ते थे तब। ठीक, टीचर के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, आदरणीय, आदरणीय क्या नाम है, गुरुजी या फिर अध्यापक महोदय, जो भी तुमको लिखना है, या शिक्षक महोदय। अब जरा बताओ तो, पापा के लिए तुमने पूजनीय लगाया था, अध्यापक के लिए पूजनीय क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि एक ट्रेडिशन आ गया हुआ है कि भाई जो हमको जन्म दिया वो सब उसका दर्जा भगवान से बड़ा होता है। गुरु तो खैर ऑलरेडी है, ये है, हम गुरु को आदर दे रहे हैं, लेकिन पापा मम्मी को हम पूजा कर रहे हैं, है ना। ऊपर से देखो, कभी देखे हो कि कोई लिखता हो कि पूजनीय अध्यापक जी या गुरु जी, वो गधा बकलेल बच्चा सब लिखता होगा। इसी को बोलते हैं शब्द का चयन करना। लेकिन आजकल के समय में क्या होता है, हेलो डैडी, व्हाट्सएप पे पापा को मैसेज बोलते हैं हेलो डैडी, हाय डैडी, हाउ आर यू डैडी, मामला ख़राब हो गया होगा। इसी को बोलते हैं शब्द चयन। यानी जब भी तुम मेंस का आंसर लिखोगे रश्मि केसरी, तो तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होना चाहिए कि तुम उसके शब्द के चयन को कैसे मूव करते हो, कैसे रिमूव करते हो, कैसे उसको अपनाते हो वर्ड्स को। ये तुमको कब आएगा, जब तुम अच्छी किताब का अध्ययन करोगे। देखिए हो ना कि यूपीएससी का रिजल्ट जब भी आता है, बच्चा टॉप करता है ना, उसे पूछता कि तुमने कैसे इतना अच्छा नंबर ले आया, कैसे टॉप कर गया, हमेशा बोलता कि हमने नोबेल पढ़ा है। कभी सुने हो ना, हमने नोबेल पढ़ा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, नोबेल वो क्यों पढ़ेगा भाई बताओ, पागल आदमी की नोबेल पढ़ेगा वो? नोबेल पढ़ने से होता है तुमको पता चलता है किसका, वर्ड चॉइस का। जैसे हमने बहुत किताब पढ़ा है, बहुत किताब, मतलब इतना कि आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा उतना, बहुत किताब पढ़ा है हमने, जिंदगी भर वही काम ही किया है। नोबेल हिंदी का, इंग्लिश का, हर मतलब दो भाषा का तो पढ़ किया है हमने। तो हमको पता है कि हमको इन सब चिन्हों का कहाँ प्रयोग करना है, हमको पता है कि हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे मेंस लिखने में, है ना। वही चीज़ हम आपको डिलीवर करने हैं वहाँ हैं। तो जब भी आपको खाली समय मिले तो व्हाट्सअप से दूर जाओ, फेसबुक से दूर जाओ, थोड़ा सा अच्छी किताब लेकर के आओ। पटना में तो बहुत किताबें मिलती है, आजकल ऑनलाइन किताब मिलता है, किसी बड़े प्रेमचंद का गोदान पढ़ो, कर्मभूमि पढ़ो, जो भी बुक्स तुमको मिलता है वो पढ़ो, क्योंकि उसकी जो भावना है ना वो दिल को छेदती है, तब तुमको भावना निकलेगा लिखने का। क्योंकि जब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं तो तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे उसको, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझिए आरती कुमारी, विक्की, ऋषिकेश, यहाँ तक समझ? कोई पूछना है इसमें?
ये तो हुआ साधारण सा बात कि हम उत्तर लिखने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है लेखन करने से पहले। ठीक, चलो तुमको समझ में आया है आरती, परवीन समझ में आया है? अब इसी का यानी राइटिंग का ही हम क्या करते हैं, पहला तो देख ले, सेकंड करते हैं। देखो यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल, लेखन दक्षता कैसे इम्प्रूव को क्या बोलते हैं हिंदी में? है? हाँ, कैसे सुधारें। ठीक, अब यहाँ देखो तो बताओ, तो अगर हम तुमसे पूछे कि राइटिंग कैसे सुधरता है तो सबसे पहला जवाब क्या होता है कि सर हमको प्रैक्टिस जितना करें उतना हमको राइटिंग सुधरेगा। यानी राइटिंग आपका तब सुधरेगा जब आपके पास क्या होगा, लॉट्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस होगा, यानी लिखने का अत्यधिक अभ्यास। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्या कि हमको सुधार कब होगा, हम राइटिंग एक अच्छा कब लिख पाएंगे, हम तो ध्यान से तब समझेंगे जब हमको क्या होगा, अत्यधिक अभ्यास होगा। सिंपल सा बात समझो कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से तो सब कुछ नहीं सीखता है, पहले तुतला के बोलता है, फिर हल्का सा हकला के बोलता है, फिर सीधा बोलता है, बोलने का अभ्यास करता है। जैसे आप लोग खाना बनाने सीखते होइएगा, आजकल लड़का लोग भी खाना बनाने शुरू कर दिया है, एक तो नहीं सीखे हैं, पहले रोटी जल जाती थी, पहले सब्जी जलता, अब सही खाना बन रहा है। यानी क्या कि आपने अभ्यास करके आपके साथ जो भी कमियां थी उसको क्या किया है, दूर किया है। उसी प्रकार से जो हमारा राइटिंग स्किल होता है, राइटिंग स्किल को हम किससे दूर कर सकते हैं, अभ्यास करने से। जितना अभ्यास करोगे उतना होगा। देखो समझो ध्यान से, पहले भी कहा था हमने कि दिसंबर 2022 तक आपके 2 मेंस हो जाए, 3 मेंस हो जाएगा बीपीएससी का। पहला मेंस हो जाएगा आपका ऑडिटर का, दूसरा मेंस हो जाएगा सीडीपीओ का, तीसरा मेंस हो जाएगा सरस्वती बीपीएससी का, है ना। हालांकि इस पर तो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन उम्मीद है कि तीनों मेंस आपका हो जाएगा। तो जिन बच्चा को तीनों मेंस अगर देना होगा उनके पास और ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक प्रेशर आपका होगा, यानी आपका शरीर फट जाएगा अगर ज़्यादा टेंशन लोगे तब, है ना। हाँ नहीं, डबल को तो पीटीए ना होने वाला है, मेंस तो उनका बाद में होगा। यानी 3 मेंस आपको देना है। तो समझो कि तीनों मेंस में से जो बच्चा देगा तो एक को लह जाएगा तो अच्छी बात है ना। लहेगा कब, जब तुम पढ़ोगे तब ना। यानी तुमको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। अब देखो इस अभ्यास के लिए हम क्या कर सकते हैं ऋतुराज, इसके लिए हम 2 तरीका कर सकते हैं। या तो कहीं पर हम क्या करें, निरंतर टेस्ट दें। टेस्ट किसका, मेंस का। आप टेस्ट दें, आपको कोई टीचर जांच के बताएं कि हाँ आपने कहाँ गलती किया है, साइन का यूज कहाँ किया है, नहीं किया है, तब ना सुधार, इसी को सुधार बोलते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी स्वतः मूल्यांकन। अत्यधिक अभ्यास का 2 तरीका होता है। या तो क्या करो, मेंस का कहीं पर टेस्ट दो रेगुलरली जो आपका कॉपी चेक करे, या सेल्फ इवोल्यूशन करो। अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ हैं तो आप खुद से लिखो, खुद से मूल्यांकन कीजिए। लेकिन देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें खतरा होता है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि भाई शुरुआत कैसे करें, उनका बॉडी पार्ट कैसे लिखे, निष्कर्ष कैसे लिखे, तो दिक्कत होता है। तो अगर आपको कोई सीनियर हैं या कोई सिलेक्टेड बंदा है तो उनसे आप गाइड लीजिए। पहला चीज़ तो हो गया। सेकेंड काम हम क्या कर सकते हैं, यानी लॉट्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस तो करेंगे। दूसरा काम क्या हो सकता है, कैसे हम करेंगे कि एक अच्छा लेखन प्रस्तुत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, थिंक बिफोर राइटिंग। समझी रेशम, रेशम तो बोलती नहीं, इसका मौन व्रत हो गया है आप। ठीक, थिंक बिफोर राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखने से पहले हमको क्या करना होगा, सोचना होगा, है ना। लिखने से पहले हमको सोचना होगा। अब देखो सोचना का मतलब, बैठो बाबू कहीं बैठ जाइए, फैन चला लीजिए कहीं। लिखने से पहले क्या होगा, सोचना हमको होगा।
अब यहाँ समझो कि तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है कि नहीं है, यह किस पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास जो आस्क्ड क्वेश्चन है उसको तुमने आज से पहले, मेंस से पहले कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? समझो ध्यान से कि मेंस आंसर राइटिंग करने स्किल डेवलप क्या कैसे करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या हम देखेंगे कि हमको लिखने से पहले क्या करना होगा, सोचना होगा। बेसिकली जैसे इसको क्या हम लोग बोलते हैं ना कि प्लान बनाते हैं। जैसे आप लोग की नौकरी होगी तो जो भी दोस्त लोग होंगे तो बोलेंगे ना कि भाई पटना की इस होटल में उनको पार्टी देना है। वो दोस्त बोले नहीं मौर्या में चलते हैं, बोला नहीं चाणक्य में चलते हैं, ये बोला छोड़ सब चलते हैं थाईलैंड में पार्टी करेंगे, बोलते हैं ना। यानी प्लान बनाना होता है, राइट। तो वह प्लान हुआ आम जिंदगी में, है ना। लेकिन जब हम मेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों वर्ड्स को बोलते हैं फ्रेमिंग करना, यानी फ्रेमिंग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलाइन। देखो मेंस में दो तरह के बच्चे तुमको मिलेंगे। एक तो बच्चे मिलेंगे क्या कि जो क्वेश्चन को पढ़ते ही राइटिंग शुरू कर देंगे, और दूसरा बच्चा ये होगा कि जो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेगा और उसका एक एक वर्ड को क्या करेगा। तभी थोड़ा पीछे कर लो पिक्चर को ताकि इनको सुविधा हो जाए बैठने में। एक बच्चा क्या होगा जो क्वेश्चन को क्या करेगा, देखते ही राइटिंग शुरू कर देगा। सेकेंड बच्चा क्या होगा जो क्वेश्चन को बार बार पढ़ेगा, उस पर क्या करेगा, उस पर थिंक करेगा, तब जाकर क्या करेगा अपना वो, उसके बाद फ्रेमिंग करेगा, तब जाकर वो क्या करेगा, राइट करेगा। तो इस प्रकार के प्रोसेस का जो आंसर होता है, इसकी जो सटीकता होती है मेंस के क्वेश्चन का 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ वो लिखता है। जितने भी टॉपर्स हुए हैं, चाहे यूपीएससी को हो या पीसीएस के हो, वो सब इसी मेथड से आगे निकले हैं। हम क्यों बोलते हैं कि क्वेश्चन को लिखने पहले उसको समझो, देखो कि वह क्या डिमांड करता है। आलोचना लिखा है कि समालोचना लिखा हुआ है, ये सब तुमको क्या करना होता है, देख करके उसको आंसर लिखना होता है। इसमें समझ में आया? जैसे बताओ, एक क्वेश्चन हम बताते हैं, ऋतुराज बताता है कि संविधान एंड, इंग्लिश मीडियम है आपका, संविधान और संवैधानिकता में क्या अंतर है बताओ। बीपीएससी गूगली फेंका था ना, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधान नाम सुने हो, लेकिन संविधान कहते किसको नहीं पता होगा, बट नहीं बता पाओगे आप लोग। संवैधानिकता क्या होता है ये भी नहीं बता पाओगे आप लोग। इसी को बोलते हैं, पहले सोचोगे कि भाई संविधान से संवैधानिकता कैसे आया। यानी अगर तुमको विशेषता पता, विशेषण पढ़ते हैं ना हिंदी व्याकरण में, अगर विशेषण हमको पता होगा तब जाकर के हम क्या करेंगे, पता कर सकते हैं कि संवैधानिकता का मतलब क्या होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, लर्निंग एंड वेराइटी ऑफ राइटिंग टेक्निक्स, इसको क्या बोलते हैं, निरंतर लेखन शैली तकनीक को सीखते रहना। देखो आप लोग से पेपर क्यों बोलता है पढ़ने के लिए, पेपर में भी यह पढ़ना बोलता है क्या कि एडिटोरियल हम क्यों पढ़े, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संपादकीय क्यों पढ़े। देखो आप तब तक एक अच्छा स्किल्ड राइटर नहीं बन पाइएगा जब तक आप में क्या आएगा, दक्षता नहीं आएगा। और दक्षता कब आएगा, थर्ड पॉइंट के अनुसार, कि आप लर्निंग यानी हमेशा सीखते रहें। बोलते हैं ना बड़े बड़े बुजुर्ग कि भाई हम जीवन भर सीख ही रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि जीवन भर क्या होता है, सीखते रहना होगा। और देखो वेराइटी ऑफ राइटिंग टेक्निक्स, यानी लिखने का जो तरीका है, कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उस पर भी क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या किया है, सीधे वर्ड को लिखना शुरू कर दिया है, पन्ना में कहीं पर पैराग्राफ चेंज नहीं किया है। यानी एक परंपरागत मेथड था, लेकिन जैसे जैसे राइटिंग मेथड का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे लिपि का आविष्कार हुआ, बड़े बड़े राइटर का डेवलपमेंट हुआ, प्रादुर्भाव हुआ हमारे हिंदुस्तान में, तो लोगों ने क्या किया, इसी राइटिंग को क्या किया ऋतुराज, सहज बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए क्या किया, पैराग्राफ में चेंज कर दिया। यानी शुरुआत में 5 लाइन दे दिया, फिर पैराग्राफ करके क्या किया, यहाँ 8वें लाइन में लिखना शुरू कर दिया। यानी पैराग्राफ का जो डिस्टेंसिंग होता है पैराग्राफ का, वो भी क्या है, मॉडर्न राइटिंग टेक्निक इन्वेंशन है।
वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि आप राइटिंग के तकनीक को सीखें, और तकनीक आपको कौन सिखाता है? जो सबसे अच्छा संपादकीय लेख होता है, उसी के माध्यम से आप क्या संपादकीय लेख होता है, उसी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपने राइटिंग के वैराइटीज़ को सीख सकते हैं। देखो ये तो हुआ क्या लेखन का, लेकिन एक चीज़ समझो ध्यान से, यहाँ 2-3 यहाँ पर ना इस तकनीक में कुछ प्रोज एंड कॉज लगे हुए हैं। जैसे देखो मेंस में आजकल अंग्रेजी में क्या चलता है, जैसे कि लिखते हैं ना यू आर, इसका आप शॉर्ट फॉर्म आ गया यू आर, कैसे यही ना होता है, हाँ ऐसा ही लिखते हैं, यानी ए को ख़त्म कर दिया, ए को यहाँ टटका दिया ऊपर में। अब देखो कैसे डेवलपमेंट होता है परवीन, पापा को आजकल क्या बोलते हैं पा, ए को पा को ख़त्म कर दिया, अरे सही बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद की मम्मी को क्या बोलते हैं मम, ब्रदर को क्या बोलते हैं आजकल ब्रो। अब इस वर्ड का समझिए श्री, इस वर्ड का यूज हमको मेंस में नहीं करना है। जैसे अगर हमको लिखना है कि आई एम रवि, मतलब यही सही मेथड है इसका। आजकल स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, आई एम रवि होता है ना, ऐसे ए को गायब कर दिया। तो कभी भी हमको यह शॉर्ट फॉर्म को नहीं लिखना है, यानी जब हम किसी लोक सेवा आयोग के उत्तर को लिखते हैं तब हमको क्या करना होगा, जो शॉर्ट फॉर्म जो मॉडर्न टेक्निक्स होता है उस तकनीक का हम यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड तकनीक का हम यूज करेंगे। इस पर हमेशा ध्यान रखना, कभी भी शॉर्ट में इसको मत लिखना, कभी भी, मतलब मेंस में खास करके मत लिखिएगा, है ना। जैसे देखोगे कि यूपीएससी का बहुत सारा बच्चा क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, एसएससी लिख के चला आता है। तो जो कोचिंग में टेसिस देता है ना, वो तो इसको सही मान लेता है पढ़ करके, लेकिन जरा बताओ कि इस एसएससी का मतलब तो भाई शेड्यूल कास्ट भी तो होता है, उसके बाद सचिन चतुर्वेदी भी तो हो सकता है, चेक करने वाला क्या मानेगा, है ना। तो कभी भी मेंस में संक्षिप्त हमको लेकर के नहीं लिखना, हमको क्या करना है, उसको जो उसका ओरिजिनल लिपि है ना उसी को लेके लिखना है। थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, ये होगा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको क्या करना है, पूरा लिखना है ना। 4 चीज़ हो गए। चलो, यानी अब तुमने क्या किया, लर्निंग किया, यानी क्या किया कि हमेशा तुमने सीखा नए नए तकनीक का। फिर क्या किया, वेराइटीज़ को, वैसे वेराइटीज़ को लिखा जो हमारे मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ नहीं है, महत्वपूर्ण है। तुम तो लेट से आओ, तुमको तो समझने में दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा सा क्लास में रहो भी समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो, अब जरा बताओ कि हमने लर्निंग ऑफ वेराइटी सीख लिया, अब हम क्या कर सकते हैं आगे में। मेमोराइज के बारे में बताइए सर, मेमोरी कैसे आए। माथा छिलवा करके सरसों का तेल लगाओ और गोबर वोबर रखो यहाँ पे सर पे, 1 घंटा ठीक हो जाएगा। सबको बोल रहे हैं? हाँ सबको बोल रहे हैं, सब मुझे नहीं। उससे हो जाता सर, तुरंत कर ले सर, उससे हो जाता। गोबर जो होता है ना, गोबर में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे क्या उसको बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड के उसको स्टिमुलेट करता है। पढ़ना ना उसमें ऋग्वेद में लिखा हुआ, तुम तो ब्राह्मण आदमी हो, हैं, अंडरस्टैंड योर ऐसा। पंचकाव्य बनता है सर, पंचकाव्य। हाँ अपने, अब देखो अभी ये सबसे महत्वपूर्ण है क्या कि अपने, चौथा पॉइंट है कि एक स्किल डेवलपमेंट में कि अंडरस्टैंड आउन आंसर। आउन का मतलब क्या होता है कि अपना, यानी तुम जो आंसर लिख रहे हो नुसरत परवीन, उसको तुम खुद जानती हो नहीं समझती हो, समझी। यानी जब तुम्हारा द्वारा लिखा गया उत्तर तुम्ही को नहीं संतुष्ट करेगा तो अगला को क्या संतुष्ट करेगा, उससे तो तुमको दुश्मनी नहीं है। यानी हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने उत्तर को, सबसे पहले क्या होगा, उस माइक बंद कर लो परवीन, सबसे पहले हमको क्या होगा कि हमको मेरे द्वारा लिखा गया उत्तर को हम खुद पहले समझें। अब देखो समझो ध्यान से कि हम अपने उत्तर को समझेंगे कब, बीपीएससी में तो टाइम नहीं मिलेगा समझने का। ये तुमको कैसे डेवलप होगा, प्री प्रैक्टिस से। जैसे देखो हमको पता है कि हम जो लिखेंगे बिल्कुल कंटिन्यूअस लिखेंगे, हमको समस्या नहीं होगी क्योंकि हमको हैबिट बना हुआ है। लेकिन जो नए बच्चे होंगे ना, वो तो सीधा जाके बीपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं खुद को जान सकते हैं कि भाई तुम अपने उत्तर को सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो। इतना समय तो नहीं होता कि उसको रिवाइज करें, बार बार हम पढ़ें।
उसके लिए क्या करना होगा, तुमको प्री प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है, ज़रूरी है वो, बिना उसके किए तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो आंसर को क्या करना है ऋतुराज, खुद से पहले लिखना है, उसके बाद उसको खुद से पढ़ना है, तब आगे फॉरवर्ड करना है किसी टीचर को या किसी संस्थान को जिससे तुम जुड़े हुए हो, कि अगर तुमको संतुष्टि मिलता है तभी उसको तुम भेजो, सर जी पर मत छोड़ भेजो वहाँ पर फाट पर, कि वो तुमको फिर रिलीज कर भेज दो वापस करके, है ना। ये तरीका होता है हमको क्या है कि फोर्थ में आके बताओ कुछ और तरीका ऐसा है कि जिससे हम अपने डेवलपमेंट को स्किल कर सकते हैं, बताइए तो, राइटिंग स्किल्स हो। तुम लोग बताओ जी, जितेंद्र जी हैं, रेशम है, रश्मि है, विक्की कौशल है, बताओ। देखो क्या कर सकते हैं, डू रिसर्च, यानी यानी इसको क्या बोलेंगे, अनुसंधान करते रहना। अब यहाँ देखो अनुसंधान का यहाँ मतलब यह नहीं होता है कि तुम जाके लेबोरेटरी में रिसर्च करो, समझिए रेशम, रश्मि, केसरी, इसका मतलब यह होता है, इसका अनुसंधान कहाँ से करोगे, दो ही मैगजीन लो, अगर बीपीएससी का मेंस देना है तो पहला उठाओ कौन, योजना, और दूसरा कौन सा उठाओ, कुरुक्षेत्र। क्यों बोले हैं, क्योंकि देखो योजना जो होता है और कुरुक्षेत्र होता है, सब भारत सरकार का प्रेस ब्यूरो पब्लिश करता है, उसमें जितने भी सरकारी स्कीम्स होते हैं, योजनाएं होती हैं, जो भी इनिशिएटिव्स होता है, सब उसको चर्चा किया रहता है। यानी तुमको घर बैठे केवल 22 रुपये उसका दाम है ना, केवल 22 रुपये तुमको रिसर्च का पूरा जर्नल मिल जाता है। यानी देखो इसमें तुमको क्या मिलेगा, हिस्ट्री का कंटेंट मिल जाएगा, ज्योग्राफी का कंटेंट मिल जाएगा, इकोनॉमी का कंटेंट मिल जाएगा, पॉलिटी का कंटेंट मिल जाएगा, साइंस का कंटेंट मिल जाएगा। यानी जो नए नए वर्ड का आविष्कार हो रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, वर्ड का आविष्कार, ठीक है, नए नए कुछ शब्द का कहाँ उसको एडिशन किया जाता है, उसका आविष्कार हो रहा है, सब को योजना में मिल जाता है। प्लस कि तुमको जो भी पेपर 2 के लिए कंटेंट चाहिए होता है वो भी तुमको यहाँ से एडवांस लेवल में मिल जाता है। ठीक, तो रिसर्च करने का मतलब कि आपको योजना कुछ क्षेत्र पढ़िए। और दूसरी बात क्या होता है, आपको अगर किसी क्वेश्चंस में डाटा का यूज करना होता है, ठीक, डाटा का यूज करना होता है, तो डाटा तुमको कहाँ से मिलेगा, डाटा जो मिले तुमको गवर्नमेंट के वेबसाइट पर मिलेगा। तुमको पता होना चाहिए कि हमको उद्योग के लिए कौन सा डिपार्टमेंट में लॉगिन करना है, एग्रीकल्चर के लिए कौन सा डिपार्टमेंट लॉगिन करना है, तब जाकर तुमको डाटा मिलेगा। इसी को बोलते हैं रिसर्च वर्क करना। यानी जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि बिहार की गरीबी क्या है, बिहार में कितना % वन है, बिहार में कितना भूमि बंजर है, बिहार में कितना आबादी रोजगार में लगा हुआ है, ये सब ना, उसी को रिसर्च बोलते हैं ना। तो तुम दूसरे के कॉपी पर मत डिपेंड रहो, तुम क्या करो, तुम बस अपना तय कर लो कि हम अपना खुद से नोट्स, अभी समय है ना, 2 महीने समय है, तुम अभी से नोट्स को तैयार करके रखो। इसी को बोलते हैं क्या, रेशम, रिसर्च बोलते हैं। समझ में आ रहा है नुसरत? यानी अब हमको क्या करना है, हमने 4 चीज़ तो पढ़ लिया, अब हमको क्या करना है, अपने आंसर को श्रृंगार देना है। यानी क्या किया, हमने अपने आंसर को लिखा है, अब हमको क्या करना है, इसको सजाना है। किसको, अपने उत्तर को। तो आपको पता होगा, मतलब देखते हुइएगा जनरली कि एकदम सिंपल सा मेकअप कितना आकर्षित करता है, चाहे लड़का का हो या लड़की का हो। खूब लाल पीला पहनेगा तो कैसा लगेगा दिखने में, चितकावट टाइप लगता है, खूब देखोगे जनरली ऐसा। यानी सिंपल हमेशा अट्रैक्ट करता है आपको। उसी प्रकार से हमको मेंस में भी क्या करना है, अपने वर्ड को सिंपल रखना है। यानी कीप ऑन आंसर वेरी सिंपल। समझे नीता, ऋतुराज? यानी तुमको समझ में आया? समझ गए। हस्ती का है वो उत्तर को ऐसे ही हंस रहे हैं। तुमको आया समझ नुसरत? यस देखो ध्यान से, कीप ऑन आंसर वेरी सिंपल। वेरी सिंपल का मतलब क्या होता है, हमको ज़्यादा अखबार के शब्द का यूज नहीं करना है। कुछ न्यूज़ का आर्टिकल कुछ याद है, कोई भी हिंदी का पेपर उठा करके देख लो, नहीं बोलता है बूढ़े के संग बहागी बुढ़ी, ऐसा होता है ना। कहीं हो गया, मतलब रास्ते में चल रहे थे, मतलब हो गया बम ब्लास्ट, मतलब वहाँ संधि विच्छेद का अलग पोस्टमार्टम कर देता है, विशेषण का अलग पोस्टमार्टम करता है, मतलब कहाँ से वर्ड कहाँ जोड़ता है पता ही नहीं चलता है। तो वो कितना खराब लगता है। वही देखो कि हिंदू अखबार आता है ना, हिंदू में पेपर पढ़ो उसका,
टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, कितना सिंपल लैंग्वेज रहता है। तो जितना सिंपल हम एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाले को समझने में उतना ही आसानी होगी, सामने वाले को समझने में उतना ही आसानी होगी। तो हमको क्या करना है, हमको तो उसके जेब से आंसर नंबर चुराना है, तो उसके जेब में तो हम हाथ नहीं ना डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति डाल रहे हैं। किसके माध्यम से? लेखन, राइटिंग के माध्यम से। तो आपकी राइटिंग जितना सुंदर, जितना स्पष्ट और जितना कम श्रृंगार किया हुआ होगा, उतना ही क्या होगा, आपको नंबर अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, देखो इसी को बोलते हैं श्रृंगार करना। अब साधारण का यह मतलब नहीं होता है कि इसमें तुम जोड़ घटाव नहीं करो, साधारण में भी तो हम अच्छा कर सकते हैं ना। यानी हम लाइट मेकअप कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, समझो ध्यान से। कल भी क्लास में उन्होंने बताया था कि हमने क्या किया, किसी आंसर को लिखना शुरू कर दिया। सिंपल लिखेंगे तो एकदम सिंपल आदमी हो गया, मतलब नहाया धोया साबुन से बाल बाल झाड़ के चल दिया, उसमें वो भी ठीक नहीं लगता है। हमको क्या करना है, उसके लिए हमको हल्का सा क्या करेंगे, लाइट मेकअप करेंगे, अच्छे से जेल लगाएंगे, डीओ अच्छे से कपड़ा अच्छे प्रेस करके जाता है ना, लोग देखेगा बोलेगा हाँ अच्छा पर्सनालिटी में जा रहा है। उसी प्रकार से आंसर में क्या करेंगे नुसरत परवीन, कि हमने आंसर को लिख लिया यहाँ पे, इसको मेकअप करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, इसमें चार्ट का प्रयोग करेंगे। थोड़ा बहुत क्या करेंगे, हम इसका कंपैरिजन का प्रयोग करेंगे। चार्ट का मतलब कि जैसे पाई चार्ट का यूज करते हैं ना, हम लोग बताए थे कल, कोई डाटा का हमने यूज कर दिया। कंपेयर कर लो कि को हम क्या करेंगे, किसी प्रकार का फ्रेमिंग का हम यूज करेंगे, है ना। इससे क्या होता है, हमारा आंसर बहुत सुंदर हो जाएगा। देखोगी कि टीना डाबी का कॉपी यूट्यूब पर उपलब्ध है, जो विजन में टेस्ट दी थी, है ना। वो कुछ नहीं, उसका कॉपी में ऐसा कुछ नहीं कि जो आप लोग नहीं जानते हैं। हालांकि जो बीपीएससी का, जो यूपीएससी दिया होगा उसको सबको पता है, उससे बेहतर लोग आंसर लिखे हैं। लेकिन टीना डाबी को सबसे ज़्यादा नंबर इसीलिए मिला है कि उनके प्रत्येक 2 लाइन के बाद में ना उन्होंने क्या किया है, फ्लो चार्ट का यूज किया है। यानी उन्होंने क्या किया है, अब नीता माइक बंद करो, उन्होंने अपने आंसर में क्या करा है, बिल्कुल लाइट और सुंदर श्रृंगार किया है आंसर में। तो किसको नहीं पसंद आएगा, नंबर उसको दिल खोल करके दिया, टॉप करके बेचारी। तो अगर आपको बीपीएससी में क्वालिफाई करना है तो मेहनत करके क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन अगर रैंक लाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने उत्तर को हल्का सा श्रृंगार भी देना होगा। वो श्रृंगार कैसे आएगा, तो कल हमने डिस्कस किया था ना कि बार चार्ट का यूज कहाँ करेंगे, पाई चार्ट का यूज कहाँ करेंगे, टेबल का यूज कहाँ करेंगे, उसी के अनुसार तुमको क्या करना है, अपने उत्तर को संतुष्ट करते चले जाना है। आ रही है समझ में। चलो अगला हम क्या देख सकते हैं इसी में, कि इम्प्रूव वर्ड पावर स्टॉक, यानी शब्द संचय की संख्या बढ़ाना। देखो समझो यहाँ ध्यान से, हमारे पास 3 वर्ड होते हैं, हिंदी वाले बच्चों को समझा देते हैं, तथा, एवं और व, होता है ना। ये चारों का मतलब क्या होता है, चारों का मतलब होता है, अरे एंड तो उसका अंग्रेजी वर्ड हो गया। इस चारों का क्या मतलब होता है बताओ। देखो जैसे हम लिखते हैं राम तथा श्याम, ठीक, राम और श्याम, ठीक, राम एवं श्याम, राम व श्याम, हैं, सोच के बोलना, सब जो यहाँ ध्यान से, राम और श्याम। देखो इसका ये देखो, यानी यह चारों वर्ड क्या करता है, यह चारों वर्ड क्या करता है, जोड़ का काम करता है। यदि जब हम एक वाक्य को या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, तथा और एवं वो, या जो भी हमको सहायक वर्ड होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है कि तथा का यूज हम कहाँ करेंगे, क्या राम तथा श्याम सही है, बताओ तुम लोग कि चारों में से कौन सा शब्द सही होगा। ये राम और श्याम हैं, बी नंबर। ये तो बहुत आसान है कि बोल दो, यानी जब हम किसी नाम का यानी लिविंग थिंग्स के विषय में हम एडिशन का काम करते हैं तो इसका हम बता देते हैं। अगर तुमको हम वही बोल देते हैं पत्थर, बताओ पत्थर पानी कर देते हैं, अब बताओ, अब बताओ तो क्या होगा इसमें,
पत्थर एवं पानी। अब इसमें कौन सा सही होगा? क्यों सी सही होगा? पत्थर एवं पानी। क्यों सी सही होगा? क्योंकि पत्थर की प्रकृति अलग है, पानी की प्रकृति अलग है। यानी जब हम दो वस्तुओं को जोड़ते हैं लेकिन उसकी प्रकृति अलग होती तब हम एवं का यूज करते हैं। देख रहे हो ना कि कैसे आया, कितना आसान लगता है। समझा जितेंद्र? मतलब क्या कि ये जो नए नए चीज़ है किसका यूज हम कहाँ करेंगे, उसी हमको क्या करना है, उसी को हमको सीखना होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं हमको कि शब्द संचय की संख्या को बढ़ाना। यानी बीपीएससी के कैंडिडेट को यह पता होना चाहिए कि हम तथा का यूज हिंदी में कहाँ करेंगे, और का यूज कहाँ करेंगे, एवं का यूज करा और का यूज कहाँ करेंगे। इन सब ये तुमको कहाँ से मिलेगा? ये तुमको मिलेगा उपन्यास जब पढ़ोगे या अच्छी किताबें पढ़ोगे तो किताबों में ये सब तुमको चीज़ मिलेगा। इस पर भी काम करना कि तथा का यूज कहाँ कर, चूँकि मेष में तो हमेशा यूज होता है ना तथा, और यानी बाढ़ और आपदा, बाढ़ और पानी बोलते हैं ना। देखो शब्द संचय के संख्या। अब शब्द संचय क्या क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो तुम स्टॉक में रख लो कि हर जगह उसको यूज करना है। जैसे देखो प्रतिकूल है ना, अनुकूल, उसको यादें कर लो, मुंह पर रट जाओ और सबको पता करो कि सबका यूज कहाँ होता है। जो भी तुमको सहायक वर्ड होता है उन सहायक शब्दों को क्या करो, एक डायरी में नोट कर लो, उसको याद कर लो, उसको हमेशा याद कर लिखना कहीं कहीं पर। हालांकि शब्द संचय तुमको इंग्लिश के पेपर में बहुत ज़्यादा मिलता है, इंग्लिश के पेपर में मिलेगा, हिंदी में तुमको कम मिलेगा। क्योंकि हिंदी में जो भी मैट्रिक पास होते हैं आजकल बिहार में पत्रकारिता करने शुरू कर देते हैं, मुँह में ठूस के बोलते हैं बताओ है ना। तो हिंदी का पेपर तो ऐसे ही ख़त्म है भाई। इंग्लिश से कुछ वर्ड को क्या करना, संचय करने का सीखना। हमेशा कोशिश करना क्या करना कि एडिटोरियल को अच्छे से पढ़े, है ना, एडिटोरियल को यानी संपादकीय भाग को बहुत अच्छे तुमको उसमें वर्ड्स मिलेंगे। उस वर्ड्स को क्या करना है, डायरी पर हमको लिख लेना है। यानी इतना काम अगर हम कर लेते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, हमारी लेखन ऑलरेडी दूसरों से बहुत बेहतर हो जाएगी। अब देखो क्रिएट एन आउटलाइन, यानी इसको क्या बोलते हैं आउटलाइन को, एक खाका इसको बोलते हैं ना, खाका लिख लीजिए, खाका खींचना या बनाना। देखो इसको थोड़ा समझ लो क्या होता है। क्रिएट एन आउटलाइन का मतलब क्या हुआ कि हम तो शुरुआत में क्वेश्चन को पढ़ा, हमने उसको फ्रेमिंग कर लिया। उसी प्रकार से हम जब सोचेंगे क्वेश्चन को, जब हम सोच रहे होते हैं मेंस के क्वेश्चन को कि कैसे हमको लिखना है, तो उसी सोचने के क्रम में हमको यह पता होना चाहिए कि हम कितना लाइन लिखने के बाद में पैराग्राफ को हम चेंज करेंगे। यानी कई बार होता है ना जी, आप किसी मेंस के आंसर को लिख रहे होते हैं तो कहीं पर आपको साधारण सा शब्द मिलता है, कहीं तुमको टफ वर्ड मिलता है। तो किस वर्ड को पहले लिखना है, पहले साधारण वर्ड को लिखना है या पहले टफ वर्ड को लिखना है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। और उसी के अनुसार क्या करना है, अपने पेज, अपने मेंस के कॉपी में क्या करना है, उसको जगह देना है। उसी को बोलते हैं आउटलाइन। फिर देखो आउटलाइन में एक चीज़ और आता है क्या, कि अगर तुम्हारे पास कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जा रहा है, सेंटेंस या फिर वर्ड, कॉम्प्लेक्स का मतलब नहीं होता कि पूरा घिचमिच हो जाना, जब लग रहा है कि बहुत घिचमिच हो गया तो उसी पे क्या करो, पैराग्राफ चेंज कर दो। वहीं पर पैराग्राफ चेंज करने का मतलब हुआ क्या कि भाई ऊपर का जो हमने वर्ड लिखा है उसका मतलब अलग है, यहाँ से जो वर्ड शुरू किया उसका मतलब अलग हो गया है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारा राइटिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसको क्या करना है नीता, ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है ना। यानी कॉम्प्लेक्स के समय में तुमको क्या करना है, ब्रेक करना है। यानी यहीं पर तुमको क्या करोगी, पारा को चेंज कर दोगी। तो एक अभ्यर्थी को यह पता, पानी पी लीजिए बाबू, तो इस प्रकार एक अभ्यर्थी को यह पता होना चाहिए कि हम पैराग्राफ को कब चेंज करते हैं। पैराग्राफ को तब चेंज करते हैं जब हमको क्या होता है, किसी वर्ड को ज़्यादा लिखने में हमको कठिनाई होती है, वर्ड हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। समझ में आया विक्की कौशल? यस सर। ठीक। 9वां में क्या है, एवॉइड कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, संकुचन, है ना। हाँ, यानी संकुचन से बचना। देखो संकुचन से बचना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखो हमारे क्लास में 3-4 ऐसे बालक बालिकाएं हैं ना जिनका उत्तर पढ़ करके होता है सर में दर्द। कैसे दर्द होता है बताते हैं आपको। देखो जैसे संकुचन का मतलब समझ ही गए होंगे सारे बच्चे,
कि जैसे तुम्हारे पास में बीपीएससी के मेंस का मान लो ऐसा कॉपी मिलता है, सारे बच्चों को मिलता है ना, लिखा रहता है ऐसे बीपीएससी, यहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पर कुछ ना लिखे रहता है ना ऋतुराज, इसी में आपको लिखना होता है। क्या होता है कि हाँ, कुछ बच्चा क्या करेगा, एकदम ऐसे ऐसे लिखिएगा, एकदम सटा सटा के लिखता है, लगता है कि इसमें से हवा भी नहीं पास हो पाएगा इतना, है ना। वो कोई मूवी देखा होगा, प्रेम रोग कौन का मूवी होता है ना, वो देख करके उसको सीख लिया होगा, एकदम घन घन लिखता है ये। इसी को बोलते हैं क्या, संकुचन। तो ध्यान रखना कि तुम्हारी कॉपी जो चेक कर रहा है उसकी आयु 55-60 के बीच में है ना, 55-60 साल का आयु है, यानी उन दांत तोड़ देंगे हंसोगी तो, यही वास्तविकता तुमको बता रहे हैं। यही यानी 55-60 का आदमी तुमको कॉपी चेक कर रहा है, यानी इसके साथ क्या होगा बताओ, क्या क्या टेंशन होगा, बुढ़ापा का टेंशन होगा, भाई मरने वाले हैं, इनका क्या होगा, आई साइट खराब होगा, इनका हो सकता है कि कुछ फैमिली मैटर, यानी भाई जो बड़े प्रोफेसर होते हैं उनका बाल बच्चा साथ में थोड़ी रहता है, वो कहाँ रहता है, अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है या दिल्ली पंजाब का रहता है अच्छे पद पर, यहाँ तो रहता नहीं है बिहार में, तो अकेला पर इनको फील होता है, बुढ़ों को वो टेंशन में रहते हैं ये लोग, ये देखे तुमको नंबर काट लेगा। तो इसी संकुचन से क्या करना है, तुमको बचना है, यानी तुमको सोचना क्या है कि तुमको अभी तो तुम 20-22 साल के बालक बालिकाएँ हो, 25 साल के बालक बालिकाएँ हो, तो तुमको अब सोचो कि एक जिम्मेदारी तुमको भगवान ने दिया है या अल्लाह ने दिया है कि तुम 50 साल के एज में जाओ और सोचो कि जब हम 50 साल के होंगे तो हम कैसे कॉपी को स्वीकार कर सकते हैं, संकुचन वाला मतलब पूरा घचमच वाला कॉपी का, या फिर थोड़ा सा जो लाइनिंग अच्छे से करके लिखा हुआ होगा उसकी कॉपी का, कौन सुंदर लगेगा दिखने में, सेकेंड वाला। यानी हमको क्या करना है, हमको इस कॉन्ट्रैक्शन से बचना है। तुम पर बोल रहे हैं रेशम और रागनी, रागनी तो नहीं है, रश्मि है ना। कभी भी क्या करना है, देखो अब एक जो कॉपी होता है इसमें आराम से तुमको 130 से 150 वर्ड ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। ये प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको आराम से उसमें देखने को मिल जाएगा। तो हमको वही करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बचना है। अब यहाँ ध्यान देना कि इंग्लिश में जो होता है, अगर जिनकी कॉपी इंग्लिश मीडियम की होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माने रखता है, क्योंकि उनको पता होता है प्रोफेसर की अंग्रेजी में तुम घस भी दोगे ना, देखिए कोई डॉक्टर को दवा लिखते हुए तुम नहीं पढ़ोगे, लेकिन जो मेडिसिन वाला हो तुमको पूर्जा को पढ़ लेता है, उसमें लिखेगा पी, एल को लंबा कर देगा, समझ आएगा कि पैरासीटामोल लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन का काम नहीं होता, लेकिन हिंदी वाले बच्चे सावधान हो जाइए इस कॉन्ट्रैक्शन से, इस संकुचन से। बात समझ में आया? यानी अगर तुम घन घन लिखती हो ना या लिखते हो, उसको दूर करो प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस से तो सब कुछ हो सकता है, उसको क्या करना है, हमको दूर करना है। समझ रही हो नुसरत परवीन? आप सर आयोग में जाइएगा, कॉपी चेक कीजिएगा ना सर, तो सबको 12-13 नंबर से ज़्यादा नहीं दीजिएगा। हम नहीं देंगे, हम जयबे नहीं करेंगे आयोग में। सबसे तुम तो बहुत बड़ा बात बोल दिए हो। सर कल कॉपी मेरा चेक कर रहे थे, बताइए शंकर में कहीं सा होगा उस। हाँ, जैसे कल एक कॉपी लिखा हुआ था ना, उसमें रहता कि शंकर फसल, ऐसे होता है शंकर फसल, है ना, फसल बोलते हैं ना। सही में मेरा गलती तो था। जैसे कि ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होता है उसमें इस शंकरे भगवान को लपेट लिया है, सांप भेज के तुमको कटवा देंगे वो शंकर भगवान। वहाँ पे यह वाला स होता है शंकर। ये तुम अगले लोगों चक्कर में हमारा हिंदी खराब हो गया है, हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। वहाँ पर ई स होता है, समझे तो राज। यही सब दूर करना है किस में, आंसर राइटिंग वाले में। ठीक, तो ये कुछ 9 ऐसे पॉइंट हैं, अगर जिसको तुम अपना में स्वीकार करते हो, प्राप्त कर लेते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा आंसर राइटिंग स्किल क्या हो जाएगा, दूसरों से बहुत बेहतर हो जाएगा। इसमें कुछ पूछना है, कुछ अगर डाउट है तो पूछो सारे कोई बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले पोर्शन पे।